नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और एक बार फिर से वक्त हो चला है कि मैं आपको प्रदेश के तमाम सियासी हलचल से रूबरू कराऊं और आपको बताऊं कि किस तरीके से प्रदेश में आज के दिन सियासत में हलचल देखने को मिली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। चंडीगढ़ में गुरुवार को शाम 5 बजे हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में मॉनसून सत्र की तारीख पर भी फैसला हो सकता है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि मंत्रिमंडल की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कोरोना काल के चलते न सिर्फ बैठकों का दौर बल्कि सारी व्यवस्था ही चरमरासी गई थी। अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौटता जा रहा है। कोरोना काल के बाद कैबिनेट की मीटिंग बुलाने पर विचार किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा की जाएगी बल्कि कुछ मुद्दों पर फैसला भी हो सकता है। वीरवार को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग। कोरोना काल में पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक। कैबिनेट मीटिंग में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जानकारी के मुताबिक वीरवार को यानी कि 13 अगस्त को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग होगी। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में मॉनसून सत्र की तारीख पर फैसला हो सकता है। इसके अलावा बैठक में मॉनसून सत्र के लिए सरकार की रणनीति तैयार की जा सकती है। साथ ही साथ पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे पर भी मंत्रिमंडल की बैठक में विचार विमर्श किया जा सकता है। एक तरफ 13 अगस्त को कांग्रेस का सरकार को घेरने का प्लान है, तो दूसरी तरफ 13 अगस्त को ही सरकार के सूरमा विपक्ष के हमलावर तेवर से निपटने का प्लान भी तैयार करेंगे। दरअसल किसी भी युद्ध को जीतने के लिए फौज को न सिर्फ आधुनिक हथियारों से लैस होना चाहिए बल्कि उन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। कमोबेश ये बैठकें और ये प्रदर्शन उसी की एक बानगी है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो हरियाणा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ विधानसभा के इस मॉनसून सत्र को चलाने पर सहमति नहीं बन पाई। अब अगस्त में मॉनसून सत्र बुलाया जा सकता है। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी तरह के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। कोरोना के बीच मॉनसून सत्र बुलाने पर विचार। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलेगा मॉनसून सत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं चलेगी विधानसभा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सत्र पर नहीं सहमति। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच मॉनसून सत्र बुलाने पर विचार जारी है, जिसके कारण अब हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस बार कुछ अलग ही नजारा होगा। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक चलने वाले इस मॉनसून सत्र के आयोजन में कोरोना महामारी से बचाव का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विधानसभा चलाने का प्रस्ताव आया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई क्योंकि पूरे दिन विधायक ऑनलाइन जुड़े नहीं रह सकते। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए विधानसभा सत्र कराने पर सहमति बनी है। अगस्त में विधानसभा मॉनसून सत्र संभव। कैबिनेट की मीटिंग में तय होगी तारीख। विधानसभा की बीएसी तय करेगी सत्र की अवधि। बताया जा रहा है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र अगस्त में संभावित है। हरियाणा मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस सत्र की तारीख तय हो जाएगी। सत्र की अवधि विधानसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होगी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस सत्र के 3 दिन से ज्यादा चलाए जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। विधानसभा सत्र में उठाने के लिए विधायकों ने विधानसभा सचिवालय को अपने सवाल भेजने शुरू कर दिए। विधानसभा के प्रश्नकाल में विधायकों के कौन से सवाल लगेंगे, ये ड्रॉ के जरिए तय होगा। पिछली बार विधानसभा स्पीकर ने ऐसा प्रयोग किया था, जो काफी हद तक सफल रहा था। स्पीकर की चेयर के सामने 45 सीटें हैं। एक सीट पर 2 विधायक बैठते हैं, लेकिन सभी विधायक एडजस्ट हो जाते हैं।
हरियाणा की विधानसभा चूंकि छोटी है, इसलिए हरियाणा बार बार पंजाब से अपने हिस्से की जगह और कमरे मांग रहा है। पंजाब ने हरियाणा विधानसभा की जगह पर कब्जा किया हुआ है। पंजाब के गवर्नर भी इस जगह को दिलाने में खास रुचि लेते दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन विधानसभा में इस बार जो व्यवस्था अपनाई गई है, उसके मुताबिक स्पीकर के चेयर के सामने 45 सीटों पर 45 ही विधायक बैठेंगे। बाकी 45 विधायकों में से कुछ को दर्शक दीर्घा में और कुछ को ऑफिसर गैलरी में बिठाया जाएगा। दर्शक दीर्घा स्पीकर के बाईं तरफ नीचे और सामने की तरफ है, जबकि ऑफिसर गैलरी ऊपर है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि विधानसभा सत्र कब होगा ये सरकार तय करेगी और इसकी अवधि कितनी रहेगी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया जाएगा। लेकिन कोरोना संकट के चलते उम्मीद की जा सकती है कि ये सत्र अगस्त में होगा और ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर हरियाणा में हो रहे तमाम घोटालों और बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी। सरकार के खिलाफ कांग्रेस हर जिले में विरोध जताएगी। जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त को सरकार के खिलाफ कांग्रेस रोष जाहिर करेगी। पूरे हरियाणा में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। घोटालों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। प्रदेश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। हरियाणा कांग्रेस ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना तैयार कर ली है, जिसकी आधिकारिक जानकारी भी आ चुकी है। जिसके मुताबिक 13 अगस्त को कांग्रेस अलग अलग घोटालों और मुद्दों पर पूरे हरियाणा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि विरोध कर सरकार की सच्चाई को जनता तक लाया जाएगा। यानी अब डिजिटल तौर पर बयानों से वार नहीं, जमीन पर उतरकर प्रहार करने की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस जताएगी विरोध। नूह में कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में प्रदर्शन। यही योजना है कांग्रेस की कि वो पूरे प्रदेश में हर जिले के अंदर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। सभी जिलों में कांग्रेस की तरफ से विरोध जताया जाएगा। शराब घोटाला हो, धान घोटाला हो या कोई अन्य मुद्दा, हर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पहले बयानों के जरिए तो अब जनता के बीच में जाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। जिसके मुताबिक कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा खुद नूह जिले में रहेंगी और वहां से सरकार पर हावी दिखेंगी। चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे अब ये शराब का घोटाला है, इन सब में साफ तौर पर बू आती है कि प्रशासन और शासन दोनों की इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। मिली भगत के बिना इतने बड़े घोटाले नहीं हो सकते। और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि कभी कोई मंत्री कुछ बयान देते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं। इन सब बातों के खिलाफ हम 13 तारीख को हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे। जनता के बीच में कांग्रेस की नारेबाजी। कांग्रेसी लगाएंगे सरकार विरोधी नारे। कोई भी राजनीतिक बयान हो, कोई भी मुद्दा हो या कोई और घोटाला हो, अक्सर हर छोटे से बड़े मुद्दे पर सियासत होती रहती है और विपक्ष भी घोटालों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। अब हरियाणा कांग्रेस भी बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ जनता के बीच में आवाज उठाएगी। बयानबाजी के साथ साथ प्रदर्शन के तौर पर बवालबाजी भी नजर आएगी। सरकार को घेरने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं, कुछ गलत लगता है तो विपक्ष प्रदर्शन करता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतिहास भी टकराने वालों का लिखा जाता है। हालांकि राजनीति में किसका इतिहास कब लिखा जाता है और किस आधार पर लिखा जाता है, ये सिर्फ राजनीति के मंझे हुए राजनेता ही जानते हैं। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने धान घोटाले से लेकर शराब घोटाले सहित अन्य मुद्दों को लेकर बार बार सरकार पर हमलावर हैं। हुड्डा ने फिर से कई मुद्दों पर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अजीब सी हालत हुई है, तेरे आने के बाद सुबह का दर्द शाम तक पुराना हो जाता है। भूपेंद्र हुड्डा ने शायराना अंदाज में हरियाणा सरकार पर बिना कुछ कहे करारा प्रहार किया है। नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा
घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर काफी हावी दिखे। हुड्डा ने कहा कि 5.5 साल में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश सरकार में एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं। 5.5 साल के बाद, इस भाजपा की 5.5 साल की सरकार के बाद दुशासन में आज आप देख रहे हैं अपराध, घोटाले, भ्रष्टाचार, प्रदेश जो है पिछड़ रहा है और कर्जे में डूबे जा रहे हैं। बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है ये आपके सामने देखते हैं, ये परिस्थिति है। अभी देखा आपने शराब के घोटाला हुआ, उससे पहले और घोटाले हुए, रजिस्ट्री का घोटाला हुआ और घोटालों पे घोटाला चल रहे। इसके अलावा हुड्डा ने कहा कि कोरोना की आड़ में शराब और धान का घोटाला हुआ। साथ ही उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग भी की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने एसआईटी के गठन की बात कही थी, लेकिन जांच के लिए एसआईटी गठित हुई जिसकी कोई पावर नहीं है। गृह मंत्री ने कहा शराब के घोटाले में कि एसआईटी का गठन होगा, परंतु जब हुआ एससीटी का गठन हुआ। एससीटी को कोई पावर नहीं होती। आप देख रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट ने कह दिया उसको डिस्टिलरी की इंस्पेक्शन करने की पावर नहीं, उसको उसमें जाने नहीं दिया। तो इस किस्म से क्या इससे निकलेगा? ये तो एक जो है इसके ऊपर इनको पर्दा डालने वाली बातें आती हैं। इतना ही नहीं, हुड्डा ने कहा कि दिल्ली में पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया गया तो उसे कम भी कर दिया गया, लेकिन हरियाणा में अभी तक तेल पर वैट कम नहीं हुआ। तो वहीं साथ ही साथ हुड्डा ने सरकार पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया। स्पोर्ट्स का आपने देखा, मैंने स्पोर्ट्स में भेदभाव, बजरंग पुनिया है, चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा है, ऐसे का मतलब जो जिसका डिजर्व करता है वो उसका देना चाहिए। हुड्डा ने मानो हर मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। भ्रष्टाचार के साथ साथ उन्होंने अपराध को लेकर भी सरकार को घेरा और फिर किसानों के लाए गए 3 अध्यादेशों को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर किसान को एमएसपी और स्वामीनाथन के हिसाब से रेट मिले तो कोई एतराज नहीं। मेरे को इस बात का नहीं, 3 ऑर्डिनेंस आए हैं, इसमें एक और ऑर्डिनेंस अगर ये ले आए चौथा तो मेरे को कोई एतराज नहीं होगा। ऑर्डिनेंस ये लेके आए कि जो भी खरीद करे, मंडी में खरीद करे या मंडी से बाहर खरीद करे, वो एमएसपी के उस पे खरीदे और C2 स्वामीनाथन का जो फार्मूला जो वो कीमत किसान को दे, जो कि इनका वायदा था। ये अगर अश्योर करें, वो चौथा ऑर्डिनेंस लें तो मेरे कोई दिक्कत नहीं। हुड्डा के मुताबिक कांग्रेस अब जिलों में घोटालों को लेकर ज्ञापन सौंपेगी और जरूरत पड़ने पर गवर्नर को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के मामले पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर हरियाणा विधानसभा के सत्र में कांग्रेस प्राइवेट बिल लाएगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिंह की रिपोर्ट। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। एसआईटी रिपोर्ट पर जल्द कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि जल्द कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही एसआईटी का गठन किया गया था और जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री और डिप्टी सीएम में कोई विवाद नहीं है। यह बड़ा स्टेटमेंट मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया कि डिप्टी सीएम और गृह मंत्री में कोई भी विवाद नहीं है। कोई विवाद नहीं है। व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हर विभाग के अंदर अपना अपना काम सबके जिम्मे है और मूल हेतु हमारा है भ्रष्टाचार को खत्म करना। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो बातें जिधर से भी आएंगी ठीक करने के लिए, और उनको ठीक से विचार करके जो भी रास्ते अपनाने होंगे उनको अपनाएंगे। वो जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी मैडम भी अध्ययन कर रही हैं, हम भी उसको देख रहे हैं और उसका उचित जो कार्रवाई है वो बहुत जल्दी की जाएगी। चलिए, एक अहम बयान मुख्यमंत्री का। अब आगे बढ़ते हैं।
भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया, तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी उन पर पलटवार किया है। चूंकि अनिल विज पूर्व खेल मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश के। स्पोर्ट्स का आपने देखा, मैंने स्पोर्ट्स में भेदभाव, अरे बजरंग पुनिया है, चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा है, ऐसे का मतलब जो जिसका डिजर्व करता है वो उसका देना चाहिए। पिक एंड चूज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में होता था। धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर खिलाड़ियों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में इनाम दिए जाते थे। हमारे राज में हमने यूनिफॉर्म नीति बना दी, वेबसाइट पर डाल दिया। वेबसाइट पर हर खिलाड़ी खुद देख सकता है कि उसका कितना इनाम बनता है। वेबसाइट पर वो खुद देख सकता है कि उसके कौन सी नौकरी का वो हकदार है, और हम उसके आधार से ही उनको नौकरियां दे रहे हैं। हुड्डा साहब को वेबसाइट देखनी चाहिए। इधर भूपेंद्र हुड्डा ने एसआईटी को लेकर भी सरकार पर वार किया है, तो उस पर भी गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है, और ये आपने कोरोना की आड़ में ये जो घोटालों का काम किया है इस सरकार ने, कोई केवल छोटे मोटे अफसरों पे गाज गिरने से काम नहीं बनने वाला है। इस बात की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में गृह मंत्री ने कहा शराब के घोटाले में कि एसआईटी का गठन होगा, परंतु जब हुआ एससीटी का गठन हुआ। एससीटी को कोई पावर नहीं होती। आप देख रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट ने कह दिया उसको डिस्टिलरी की इंस्पेक्शन करने की पावर नहीं, उसको उसमें जाने नहीं दिया। तो इस किस्म से क्या इससे निकलेगा? ये तो एक जो है इसके ऊपर इनको पर्दा डालने वाली बातें आती। मैं चाहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहले एससीटी की रिपोर्ट को पढ़ लें, मेरी रिकमेंडेशनों को पढ़ लें, और उसके बाद अगर उन पर कार्रवाई ना हो तो तब वो अपनी टिप्पणी करें। अभी तो उस पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई, और अभी से ही इस प्रकार से कहना उचित नहीं। इधर हरियाणा बीजेपी अब जल्द ही एक नए रूप, नए रंग में नजर आने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मुलाकात कर संगठन को मजबूती देने की दिशा में काम कर रहे हैं, और जल्द ही बीजेपी की टीम में कई बदलाव होते हुए आपको भी नजर आएंगे। हरियाणा बीजेपी की नई टीम होगी तैयार। अलग रंग रूप में दिखेगा बीजेपी का संगठन। तमाम पदाधिकारियों का होगा बदलाव। हरियाणा बीजेपी अब अलग ही रंग रूप में नजर आएगी, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ संगठन को गति देने की दिशा में जुट गए हैं, जिसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पार्टी ने सबसे निचली इकाई मंडल स्तर पर भी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया है। यानी अब जल्द ही प्रदेश बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत तमाम नए पदाधिकारी नियुक्त हो जाएंगे। ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेजने की योजना तैयार की है। धनखड़ अपनी नई टीम में युवा जोश और अनुभव का समावेश करते हुए पदाधिकारियों में बदलाव करने वाले हैं। कैसी होगी ओपी धनखड़ की टीम? नए सिरे से टीम खड़ी करेंगे धनखड़। धनखड़ की टीम में किसको मिलेगा मौका? धनखड़ अब नए सिरे से संगठन को तैयार करेंगे, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने घरों में बैठी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फील्ड में उतारने और उनसे संगठन के हित में काम लेने की सबसे बड़ी चुनौती है। इस कार्य के लिए धनखड़ के फुल प्रूफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा कर अंजाम दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के चयन से पहले बीजेपी कई जिलों के अध्यक्ष तय कर चुकी थी,
लेकिन अब धनखड़ पूरी टीम को नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें अब पुराने महामंत्रियों के स्थान पर 3 नए महामंत्री नियुक्त किए जाएंगे। संगठन में ये पद काफी अहम माने जाते हैं। हालांकि इन पर किसी सिफारिश की बजाय काम करने वाले और अनुभवी पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। ये काफी अहम पद है, लिहाजा इस पर नियुक्ति हाईकमान की मंजूरी के बाद हो पाएगी। इसके अलावा जिला अध्यक्षों का भी बदलाव तय है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पहले से काम कर रहे जिला अध्यक्षों को दोबारा जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। काम करने वाले जिला अध्यक्षों को धनखड़ ने दोबारा से संगठन में जिम्मेदारी निभाने का मौका देने की कार्य योजना बनाई है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की सबसे छोटी इकाई से फीडबैक हासिल कर रहे हैं ताकि आगे की योजना की तैयारी की जा सके। इसके लिए हाल ही में रोहतक में हुई बैठक में चर्चा हो चुकी है। धीरे धीरे प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से धनखड़ संपर्क साध रहे हैं। चर्चा का दौर पूरा होने के बाद धनखड़ प्रदेश की टीम तैयार करेंगे। संगठन मजबूती के लिए बड़े फैसले ले सकती है पार्टी। उपेक्षित नेताओं को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। 2019 में हारे हुए नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी के कयास। हरियाणा बीजेपी संगठन को धार देने और मजबूत करने की दिशा में कई बड़े फैसले ले सकती है। हरियाणा बीजेपी की नई टीम में 2019 विधानसभा चुनाव में हारे कुछ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो इसलिए भी कि 2019 विधानसभा चुनाव में 2014 के सिर्फ 2 मंत्रियों को छोड़कर बाकी हार गए थे और कुछ की टिकट भी कट गई थी। अब इनको बड़े पद दिए जा सकते हैं और धनखड़ का मानना है कि चुनाव हारना अलग बात है। किसी भी राजनीतिक दल के बड़े से बड़े नेता तक चुनाव हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पराजित नेताओं के तौर पर प्रोजेक्ट कर उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल ना किया जाए। लिहाजा ऐसे तमाम कार्यकर्ताओं, पुराने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी संगठन स्तर पर अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि धनखड़ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। या तो इसी के साथ सियासी गलियारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स आपको कहीं और नहीं मिलेगा सियासी गलियारे के अलावा। इसलिए सोमवार से शुक्रवार शाम 6:55 पर जरूर देखिए सियासी गलियारा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।